डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा उसको, डाउनलोड की हो? नहीं, तो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? डाउनलोड कर लीजिएगा तो उसके बाद में वहाँ नहीं दिखाएगा, वो तुमको वहाँ भी दिखाएगा, दूसरा तुम्हारा जो फ़ाइल मैनेजर है, मोबाइल में फ़ाइल मैनेजर होता है, मोबाइल के फ़ाइल फ़ाइल मैनेजर में जाइएगा और वहाँ से आप जो है सो उसको देखिएगा, फ़ाइल मैनेजर में एक वीडियो ऑप्शन होगा, उसी वीडियो में तुम जाकर के उसको देख सकती हो कंटीन्यूअस। हालाँकि आज हम इसको डाल देंगे यूट्यूब पर भी, ठीक है? तो तुम यूट्यूब पर भी इसको देख सकती हो, यूट्यूब अमर स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और उस पर कुछ-कुछ वीडियो है पुराना वाला भी, मान लो 11th में ये नैन्सी लोग पढ़ी थी, जब एंजाइम पढ़ाए थे या ये सब चीज़ पढ़ाए थे, तो उसमें हम इसको डाले हुए थे यूट्यूब पर, तो तुम वो सब भी तुमको अच्छा लगेगा, वो सब भी वीडियो तब तक देखो और इस वीडियो को जो कल वाला क्लास का वीडियो है, वो आज हम डाल देंगे। क्योंकि हमको ही मिला है मने आज सुबह में, ये सुबह में आया ही है, तो फिर इसको थोड़ा-सा इसको एडिटिंग करना होगा, एडिट करके और तब फिर हम आपका इसको डाल देंगे, ठीक है? कम टू द पॉइंट हम लोग आते हैं आपका जो प्लांट टिश्यू कल्चर कहते किसको हैं? देखो, अभी बात कर रहे थे कि 11th में जब तुम लोग पढ़े थे हमसे, तो जो भी पढ़ा था, तो उसमें एक सेल चैप्टर पढ़ाए थे, ठीक है? सेल में एक चीज़ बताया गया था, टोटीपोटेंसी वर्ड यूज़ किए थे हमने, ठीक है? टोटीपोटेंसी का मतलब होता है कि प्लांट सेल में यह क्वालिटी होती है, यह कैपेबिलिटी होती है कि उसका जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होगा? फ्लावर होगा और सीड होता है, ठीक है? अभी ये भी बताए थे कि जो 2 तरह के माने प्लांट में 2 पार्ट होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है और एक एक जनरेटिव या उसको कहते हैं जर्मिनल या रिप्रोडक्टिव पार्ट उसको कहा जाता है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट में आपको आते हैं लीफ हो गया, स्टेम हो गया और रूट हो गया। उसी प्रकार से रिप्रोडक्टिव पार्ट में होते हैं फ्लावर और सीड। अब देखो ये तो तुम भी जान रहे हो कि जो प्लांट के केस में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में मतलब हायर ऑर्गेनिज्म को छोड़कर 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होते हैं बाबू जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और एक दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो डाउट प्लांट में भी आपको 2 प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो एक एसेक्सुअल हुआ और एक सेक्सुअल हुआ। लेकिन चूँकि प्लांट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो उसके वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा होता है। या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें स्टेम पार्टिसिपेट करेगा, अगर या तो लीफ पार्टिसिपेट करेगा या फिर रूट का पार्टिसिपेशन होता है। तो अभी बताया कि चूँकि यह तीनों कौन-सा पार्ट है, यह तीनों वेजिटेटिव पार्ट है, तो यह वेजिटेटिव पार्ट इसीलिए बोले हैं कि वो जो अगर कॉपी लेके रहिएगा तो खट से अभी लिख लीजिएगा कि वेजिटेटिव पार्ट सर ये बोले और रिप्रोडक्टिव पार्ट ये बोले, ठीक है? तो इसी के लिए बोले थे कि कॉपी को निश्चित रूप से रखा करो। आप उसमें पूछ भी लोगे कि सर ये चीज़ छूट गया थोड़ा बता दीजिए। तो चूँकि यह रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं आपका यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि जो फ्लावर और सीड और वेजिटेटिव पार्ट के अंतर्गत ही आते हैं आपका स्टेम, रूट एंड लीफ। तो चूँकि वेजिटेटिव पार्ट इसमें पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए प्लांट के केस में एक दूसरा नाम दे दिया गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही दूसरा नाम है। उसी को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। किसी-किसी जगह पर किसी-किसी बुक में तुम देखोगे कि वहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी लिखा रहता है। तो दोनों का मतलब सेम है, चाहे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलो या नहीं तो उसी को आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलो। हम आते हैं अपने मूल बात पर जो हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ है उसको समझिए कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एफसी स्टीवार्ट, ठीक है? इन्होंने ही इस थ्योरी को दिया था या इस सिद्धांत को दिया था, इन्होंने देखा था और इसको प्रूव किया था। इसका नाम इन्होंने दिया था सेलुलर टोटिपोटेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्लांट में यह क्षमता है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी प्लांट जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, जैसे मान लो कि अभी आम का सीज़न है और आम का पेड़ में अभी टिकुला हो गया है, आम आ गए हैं, तो आम का सीज़न में आम आ गया। यह आम का जो पेड़ है, वो कैसा रिप्रोडक्शन करता है? सेक्सुअल कि वेजिटेटिव? बिल्कुल वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही आपको उसमें आम बनते हैं। क्यों हम बोले कि यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? तो अगर आम को खाना तो सबको पसंद है, आम को खाते हैं, तो उसके बाद में उसमें क्या बच जाता है? उसका
बीज बच जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुठली। तो उस गुठली को अगर तुम कहीं डाल दोगे किसी भी जगह पर, तो उससे एक नया आम का पेड़ निकल जाता है। तो चूंकि जितने भी प्लांट जिसमें सीड पाए जाएंगे, जितने भी प्लांट जिसमें सीड पाए जाएंगे, इसका यह मतलब हुआ कि निश्चित रूप से यहाँ पर यह सीड का जो फॉर्मेशन का मतलब ही है कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। अब इन्होंने कहा कि वो जितने भी प्लांट अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं या नहीं करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो निश्चित रूप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। तो वो सारे के सारे प्लांट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, दोनों में, दोनों तरह के प्लांट में यह क्षमता होती है, यह कैपेसिटी होती है कि वो वेजिटेटिव पार्ट से भी रिप्रोडक्शन कर सकता है। जैसे आम का पेड़ अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो हम अगर चाहें, ह्यूमन बीइंग्स अगर चाहे, तो वो उसके स्टेम से, उसके रूट से या उसके लीफ से, कोई एक पार्ट से एक नए तरह के आम के पेड़ को जनरेट कर देगा, है ना? अब देखो अंतर क्या है? कहेंगे कि सर क्या इससे क्या बेनिफिट क्या हुआ? कोई फायदा तो हमको हुआ नहीं, काहे कि ऑलरेडी हमारे पास में सीड है, सीड से नया तरह का आम हमको मिल ही रहा है, आम का पेड़। तो हम ये उसको हम क्यों करवावें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उससे हमको बेनिफिट क्या होगा? देखो बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे दिमाग में यह बात आया है, तो ये अच्छी चीज़ है। इसको समझिए, अगर आपके गाँव में, चूँकि ग्रामीण परिवेश से आप लोग जुड़े हुए हैं, आपके गाँव में अगर आपके दादाजी या आपके पिताजी या आपके नाना जी कोई एक पेड़ आम का लगाए होंगे, बहुत अच्छा मालदह का पेड़, मालदह सबसे अच्छा आम होता है, तो मालदह का एक पेड़ लगाए, वो मालदह का पेड़ से जो आम होता है, वो आम की क्वालिटी इतनी सुंदर है, उस आम का फल इतना स्वादिष्ट है कि मन करता है कि ऐसा एगो और पेड़ हमको हो जाता। ऐसा ही पेड़ हमको हो जाता। अब आप क्या किए कि वहाँ से आम लाए और अपना बगीचा में उसके गुठली को आपने बो दिया। जब आप गुठली को डाले मिट्टी के अंदर, तो नो डाउट उससे एक नया प्लांट जनरेट होगा, जर्मिनेट करेगा। तो प्लांट जब जर्मिनेट करेगा, तो जब वो फलना शुरू करेगा, तो आपका जो आम जो नाना जी के या चाचा जी या दादाजी के यहाँ का जो पेड़ था, उससे जो आम आपको मिलता है और आपके पास जो उस गुठली के जो पेड़ के द्वारा जो आम आपको मिला, उस दोनों में अंतर हो जाएगा। निश्चित रूप से आपको जो आम की स्वादिष्टता वहाँ मिली, यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसका पीछे कारण ये है बाबू कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन हो जाता है। चूँकि जीन का जब क्रॉसिंग ओवर होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट में, तो वहाँ पर वेरिएशन होने के कारण आप डिज़ायर्ड रिज़ल्ट की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमको वैसा ही फल मिले, उसी तरह का हमको जो भी आम हम खा रहे हैं, वैसा ही हमको फल मिले, तो उसके लिए आपको उस प्लांट का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवाना पड़ेगा। और इस कारण से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर अब जितने भी ऑर्गेनिज़्म हैं, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज़्म है तो उसका सबसे, ये तो चीज़ समझ गए सेल्युलर टोटिपोटेंसी। अब ऊपर से आते हैं आपका प्लांट टिश्यू कल्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यह चीज़ जानिए कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, वो सारे के सारे लिविंग बीइंग्स का सबसे बड़ा जो बेसिक कैरेक्टर होता है, वो होता है उसका सेलुलर स्ट्रक्चर। यानी कि कोई भी ऐसा लिविंग बीइंग्स नहीं है, जो कि सेल का न बना हो। ये अलग बात है कि कोई एक सिंगल सेल का बना होगा या कोई मल्टी सेल का बना होगा, तो वो तो अलग चीज़ है। या कोई प्रोकैरियोटिक होगा, कोई यूकैरियोटिक होगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक भी वन ऑफ द टाइप ऑफ सेल है और यूकैरियोटिक भी वन ऑफ द टाइप ऑफ सेल है। ठीक उसी प्रकार से अगर सेलुलर स्ट्रक्चर है, तो ग्रुप ऑफ सेल होगा। ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ पर प्लांट टिश्यू कल्चर एक टेक्नीक है। जैसे कल के क्लास में आपने पढ़ा सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन में हमने क्या किया कि माइक्रोब्स को कल्चर कराया। कल्चर करा करके क्या करते थे? कल्चर करा करके उसकी संख्या को बढ़ाते थे, उसके प्रोडक्शन को हम लोग बढ़ाते थे। ठीक इसी प्रकार से प्लांट टिश्यू कल्चर में भी इस टेक्निक के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो अपने मन मुताबिक, अपने हिसाब से प्लांट सेल को हम लोग ग्रो कराते हैं। ठीक? प्लांट सेल ग्रो कराएँगे। अब जैसे माइक्रोब्स को ग्रो कराए थे, तो कैसे माइक्रोब्स को ग्रो कराए थे? कल्चर मीडियम के द्वारा। नो डाउट यहाँ भी कल्चर मीडियम रहेगा और टिश्यू
या कोई भी ऑर्गेन जो होता है, वो आप क्या कीजिएगा कि एक आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड न्यूट्रिएंट मीडियम लीजिएगा। यानी कि वैसा एक मीडियम लीजिएगा जिसमें कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होगा, और वो सप्लीमेंट में उसके टिश्यू को डाल देंगे या उसके किसी ऑर्गेन को डाल करके हम नए तरह के प्लांट को डेवलप कराते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम जो होंगे, ये न्यूट्रिएंट मीडियम या तो आपको स्टैटिक होंगे या लिक्विड होंगे। लिक्विड तो समझना है कि जो द्रव के जैसा कोई चीज़ होगा, लेकिन स्टैटिक किसको कहते हैं? अब स्टैटिक का मतलब समझो कि जैसे दही है, दही को आप क्या कहिएगा? लिक्विड कहिएगा या सॉलिड कहिएगा? ना आप उसको लिक्विड कह सकते हैं, ना आप उसको सॉलिड कह सकते हैं, जो दही का जो रचना है। तो इस कारण से वो सेमी सॉलिड भी नहीं होगा, वो एक तरीके से स्टैटिक होगा। तो या तो वो स्टैटिक मतलब ठहरा हुआ, एकदम थोड़ा-सा गाढ़ा, और या नहीं तो लिक्विड मीडियम होगा। और इसमें एक चीज़ का ख़्याल रखा जाता है, वो है एसेप्टिक कंडीशन का। एसेप्टिक कंडीशन मतलब आप जो टिश्यू को ग्रो कराना चाह रहे हैं, या आप जो जिस प्लांट के किसी ऑर्गन को अगर आप ग्रो कराना चाहते हैं किसी आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में, तो वहाँ पर इस चीज़ का ख़्याल आपको रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किसी तरीके का दूसरे तरह का माइक्रोब्स का ग्रोथ उस मीडियम में ना हो जाए, नहीं तो हो सकता है तो आपके वो सेल या टिश्यू या नहीं तो वो ऑर्गन मर जाएँगे। अगला जो पॉइंट है सेलुलर टोटिपोटेंसी, इसके बारे में हमने तुमको अभी जस्ट बता दिया कि ये डिफाइन करता है कि जो सोमैटिक सेल, प्लांट का सोमैटिक सेल जो होते हैं, सोमैटिक सेल किसको कहते हैं? तो फिर अगर कॉपी है तो लिख लीजिए, सोमैटिक सेल कहते हैं अदर देन द रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़कर जितने भी सेल हैं किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़कर जितने भी सेल हैं, वो सारे के सारे कहलाते हैं सोमैटिक सेल। और रिप्रोडक्टिव सेल तो जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करे उसको रिप्रोडक्टिव सेल कहेंगे। तो इसको डिफाइन किया जा सकता है कि सोमैटिक सेल किसी भी प्लांट के सोमैटिक सेल की वो क्षमता जिसके द्वारा वो एक नए तरह के कंप्लीट प्लांट को जर्मिनेट करा दे या ग्रो करा ले, उसी को कहते हैं हम टोटिपोटेंसी। अब जो सबसे पहला जो प्रमाण जो मिला था सेलुलर टोटिपोटेंसी का, वो सेलुलर टोटिपोटेंसी का पहला प्रमाण दिए थे आपको एफसी स्टीवार्ड 1950 में। इस पर हम लोग चर्चा कर लिया है। अब बात करते हैं जो भाई मीडियम कैसा होगा, मीडियम हमको किस प्रकार का रखना है, कैसा मीडियम होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला मीडिया, मीडिया जो कल्चर मीडिया जो कल बताए थे, तो मीडिया का मतलब हुआ कि इसमें एक बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट मीडियम होगा, और वो जो बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट मीडियम होगा, उसमें कुछ खास तरह के रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कुछ खास तरह की चीज़ों की ज़रूरत हमको पड़ती है। इसमें जो पहला जो चीज़ है, वो है आपका इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट क्या होता है? तो नॉर्मल ग्रोथ, प्लांट के नॉर्मल ग्रोथ के लिए, किसी भी प्लांट के नॉर्मल ग्रोथ के लिए विभिन्न प्रकार के इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में आपको जैसे हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटासियम, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, बोरॉन, जिंक, मोलिब्डेनम, ये सब की जरूरत आपको पड़ती है। यहाँ पर जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उसका तो अलग-अलग रोल है, लेकिन एक रोल अभी अगर लिख सकते हो तो लिख लो कि मैग्नीशियम का ज़रूरत क्या है? मिट्टी में अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी, तो प्लांट पर क्या असर पड़ेगा? ये क्लास 10th में लिखा हुआ चीज़ है, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया इसको, तो अभी थोड़ा-सा समझ लीजिए कि अगर मैग्नीशियम नहीं रहेगा मिट्टी में, या ऐसे कह सकते हैं कि प्लांट को अगर मैग्नीशियम नहीं मिलेगा, तो उस प्लांट के पत्ती में क्लोरोफिल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और क्लोरोफिल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा यह बताने की जरूरत नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, बहुत कम मात्रा में ये ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा जो न्यूट्रिएंट जो चाहिए, उस न्यूट्रिएंट मीडियम में जो दूसरे जो चीज़ को हमको मिलाने की ज़रूरत पड़ती है, वो है आपका ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में आपको आते हैं अमीनो एसिड, नो डाउट अमीनो एसिड इज़ द यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो अमीनो एसिड और इसके साथ-साथ विटामिन, विटामिन में भी कुछ खास तरह के विटामिन है, जैसे विटामिन बी1 जिसको बायोलॉजिकल नाम कहो या साइंटिफिक नेम है उसका थायमीन, ये सब ऐड किया जाता है कल्चर मीडियम में ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिले, उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके साथ-साथ सुक्रोज को भी ऐड किया जाता है। सुक्रोज इज़ द
वन ऑफ द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कह सकते हैं, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट या बोल सकते हैं, पॉलीसेकेराइड भी इसको कहा जाता है। तो सुक्रोज को ऐड किया जाता है एक कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जो कि बेसिकली इसको क्या प्रोवाइड करेगा, कार्बन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वो कार्बन की प्राप्ति इस सुक्रोज से उस मीडियम को हो जाती है। इसके साथ साथ चूंकि हमने प्लांट को ग्रोथ कराना है, तो निश्चित रूप से कुछ हार्मोन की जरूरत पड़ेगी, कुछ खास तरह के ऐसे हार्मोन जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, यानी कि ग्रोथ को जो कंट्रोल करते हैं। तो कल्चर मीडियम को आपको देना पड़ेगा कुछ ग्रोथ रेगुलेटर, जैसे कि ऑक्सिन है, जिबरेलिन है और यह साइटोकाइनिन है। यह 3 तरह के हार्मोन प्लांट में पाए जाते हैं और यह आपको ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। जो बच्चे अगर सीबीएसई से पढ़े होंगे, तो सीबीएसई से तो कोई नहीं पढ़े हो, लेकिन जैव प्रक्रम तो जरूर पढ़े 10वीं में। तो 10वीं में जो जैव प्रक्रम पढ़े थे, उस जैव प्रक्रम में हमने देखा था कि प्लांट का जो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर था, समन्वय और नियंत्रण करके एक चैप्टर था। उसमें आपको ये चीज बताया गया है कि जो प्लांट में जो ग्रोथ जो रेगुलेट होते हैं या किसी भी तरीके का उसका जो ग्रोथ खत्म होता है, वो हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है। और उसी हार्मोन में यह 3 तरह के हार्मोन हैं जो ग्रोथ रेगुलेटर का काम करते हैं, जिसका नाम है ऑक्सिन, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन। अब मीडियम जो होगा, यह होगा आपको अगर क्या काम करता है, तो अगर जो है यह यूज्ड होता है मीडियम को सॉलिड करने के लिए। जैसे हमने क्या बोला कि जो मीडियम आपका क्या होगा, लिक्विड होगा और या नहीं तो स्टैटिक होगा, यानी कि थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसको सेमी सॉलिड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज ज्यादा मिल गया या कोई उसमें पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ गई, तो अगर हमको चाहिए स्टैटिक, थोड़ा सा कठोर लिया हुआ मीडियम, तो उसके लिए आपको सॉलिड बनाना है, तो सॉलिड बनाने में इस अगर का यूज किया जाता है। और यह एक पॉलीसेकेराइड होता है, यानी कि वन ऑफ द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हम लोगों को मिलता है कहाँ से, रेड एल्गी। यह पाए जाते हैं समुद्र में, हाँ, ओशियन में यह मिलते हैं रेड एल्गी, और वहां से यह एक प्रकार का सीवीड है, एक तरीके का समझो अनवांटेड प्लांट है। उससे इस पॉलीसेकेराइड को निकाला जाता है, इसी पॉलीसेकेराइड को हम लोग अगर कहते हैं। अब इस मीडियम के पीएच को भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। पीएच को मेंटेन यानी कि यह जो होगा, इसको इसके पीएच को कितना रखना पड़ेगा, 5 से 5.8 के बीच में। तो यह 5 से 5.8 के बीच में इसको रखेंगे, तो यह कभी बढ़ भी सकता है और कभी घट भी सकता है। तो इसको एडजस्ट किया जाता है, एक चीज डाल करके यह पीएच को हम लोग कंट्रोल करते हैं। इसमें आप ऐड करेंगे या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, या नहीं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर मीडियम बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है, देखो रिएक्शन पढ़े थे ना, न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन, अब उसको हिंदी में क्या कहते हैं हमको नहीं पता है। तो यहाँ पर अगर एसिडिक हो गया तो आप उसमें बेस मिला दीजिए, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अगर काफी ज्यादा बेस हो गया, तो वहां पर आप उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला करके एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। और अगर कहेंगे कि सर अगर बढ़ जाएगा पीएच तो क्या हो जाएगा, और अगर घट जाएगा तो क्या होगा, तो अगर पीएच बढ़ जाएगा तो मीडियम को वो हार्ड कर देगा। अगर पीएच घट जाएगा तो यह क्या करेगा कि यह सॉलिड नहीं होने देगा। सैटिस्फैक्टरी जो सॉलिडिफिकेशन आप चाहते हैं कि सॉलिड हो जाए मीडियम, वो सॉलिड नहीं होने देगा। इसलिए इस पीएच को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ऊपर में एक वर्ड यूज हुआ था एसेप्टिक। एसेप्टिक का मतलब कहता है ना कि भाई कहीं पर अगर किसी को कट गया या कुछ होता है, तो कहता है जल्दी से इसको जो है सो ये दवा लगा लो इस पर, नहीं तो सेप्टिक हो जाएगा, सेप्टिसेमिया हो जाएगा। यानी कि वो नहीं कहता है कि घाव से महाघाव, है ना, नासूर बन जाएगा, तो उसी को कहा जाता है। तो वो नासूर कैसे बनता है, निश्चित रूप से उस पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ आपको माइक्रोब्स उस पर ग्रो कर जाते हैं, जो उसको बहुत ज्यादा घातक बना सकते हैं। तो वहां पर भी ये इस मीडियम के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इसको कंप्लीट एसेप्टिक कंडीशन किया जाए। इसको एसेप्टिक कंडीशन केवल और केवल उस कल्चर मीडियम को ही नहीं, उस कल्चर मीडियम जिस बर्तन में रखा हुआ है, जिसको हम लोग कल्चर एपरेटस कहते हैं, वो ग्लासवेयर जिससे कि आप काम कीजिएगा, मीडियम, सारे चीज को इतना ध्यान रखना है कि यह एसेप्टिक कंडीशन में रहे, ताकि किसी प्रकार का उसमें कंटामिनेशन, यानी कि कंटामिनेशन को दूसरे भाषा में कहते हैं इन्फेक्शन, या वो दूषित न हो किसी प्रकार के माइक्रोब्स के द्वारा। अगर यह कंटामिनेशन होगा, अगर कंटामिनेशन उस मीडियम में हो जाएगा, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे, तो यह क्या करेगा, आपके प्लांट टिश्यू को यह मार देगा।
किसी को भी बढ़ने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए। तो इस कारण से आपको कल्चर में एयर का भी ख्याल रखना है, दैट इज़ कॉल्ड एरेशन ऑफ कल्चर। एरेशन ऑफ कल्चर का मतलब कि कल्चर्ड प्लांट के लिए ज़रूरत पड़ती है हवा की। कोई भी सीड ग्रो कर सकता है अगर मिट्टी के अंदर में हवा ना हो तो। हवा की तो ज़रूरत सबको है। तो वो हवा यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये सब हुआ जो हम कल्चर मीडियम कैसा तैयार करेंगे, किस प्रकार से उस कल्चर मीडियम को बनाएँगे, किसी भी प्लांट को प्लांट के टिश्यू को ग्रो कराने के लिए। अब है कि कल्चर टेक्नीक किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का टेक्नीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें है कि सबसे पहले तो भाई जो प्लांट को तुमको ग्रो कराना पड़ेगा, चलो एगो लेते हैं आमे का पेड़, तो आम का पेड़ को हमको ग्रो कराना है, तो उस आम का पेड़ का उस प्लांट से कुछ ना कुछ तो मटेरियल को आपको लीजिएगा। तो जो मटेरियल आप लीजिएगा वही कहता है आइसोलेशन ऑफ प्लांट मटेरियल। आइसोलेशन का मतलब उसको अलग हटा करके आप रखेंगे, तो आइसोलेट कीजिएगा किसी भी प्लांट मटेरियल को। तो जो प्लांट जिसके टिश्यू को रिमूव किया जाता है, देखो यहाँ पर 2-3 ठो वर्ड है उसको लिख लेना, अंडरलाइन कर लेना। तो वो प्लांट जिससे हम टिश्यू को कलेक्ट करेंगे, वो प्लांट यानी कि तुम्हारे दादाजी या तुम्हारे नाना जी के घर का वो आम का प्लांट, जहाँ से तुम एक उसी के जैसा प्लांट को ग्रो कराना चाहते हो, ये कल्चर मीडियम तुमने तैयार कर लिया है। अब क्या करना है कि उस प्लांट से आपको लाना है टिश्यू, तो जो चूँकि आप वहाँ से कलेक्ट कीजिएगा उस प्लांट से, वो हो गया एक तरह से पैरेंट प्लांट। तो जो पैरेंट प्लांट जिससे कि टिश्यू को रिमूव किया जाता है, उस प्लांट को हम बोलेंगे स्टॉक प्लांट। क्लियर? अब जो पार्ट को आप निकाले, जिस टिश्यू को आप निकाले, कुछ ना कुछ तो पार्ट आप वहाँ से लीजिएगा उसका, उसका कुछ ना कुछ मटेरियल तो लीजिएगा, या तो वो प्लांट का कोई पार्ट होगा या नहीं तो उसका टिश्यू होगा। तो यह स्टेराइल सेगमेंट में, स्टेराइल मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई दूसरा माइक्रोब्स या कोई दूसरा कोई बैक्टीरिया या किसी प्रकार की कोई डिजीजेस उसमें ना हो, दैट इज़ कॉल्ड अ स्टेराइल सेगमेंट। उसका साइज़ भी दिया हुआ है 2 टू 4 एमएम क्यूब, ये डायमीटर होता है। और वो जो चीज़ जो आप कलेक्ट कीजिएगा, ये डायमीटर उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है चूँकि तुम लोग तो करोगे नहीं। तो यहाँ पर जो चीज़ आप कलेक्ट कीजिएगा, जो मटेरियल, जिस मटेरियल जहाँ से कलेक्ट कीजिएगा उसको हम कहेंगे स्टॉक प्लांट। और जो मटेरियल आप कलेक्ट करके लाइएगा, जो टिश्यू होगा या कोई ऑर्गन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सप्लांट। यानी कि उसी प्लांट का एक पार्ट दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लांट, ठीक है? EXPLANT एक्सप्लांट। अच्छा, एक्सप्लांट क्या हो सकता है? तो एक्सप्लांट या तो कोई स्टेम का पीस होगा, या कोई लीफ हो सकता है, कोई रूट हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, या फ्रूट ऑफ सीड हो सकता है, ठीक है? अब जनरली इन सब चीज़ में से तो आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, लेकिन लेना कौन बेहतर होगा? सबसे अच्छा क्या? तो सबसे अच्छा होता है अगर आपको लेना ही है किसी भी प्लांट का, हमको एक्सप्लांट को कलेक्ट करना है, तो वो एक्सप्लांट जो सबसे अच्छा होता है, वो होता है स्टेम का एपेक्स, यानी कि स्टेम का सबसे ऊपर वाला जो सिरा, जिसको फुनगी कहते हो, या नहीं तो सीड आप ले सकते हैं, या दूसरे तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको कहते हैं, इसको समझ लीजिए। हाँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो प्लांट का वो पोर्शन जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न हो रहा होता है। प्लांट का वो हिस्सा जिस जगह पर सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ कंटीन्यूअस होते रहता है, वो उस जगह को ही कहते हैं मेरिस्टेमेटिक ज़ोन, और उसमें मौजूद जो टिश्यू होते हैं उसको कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक बात बताइए कि प्लांट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पर आप देखिएगा? तो प्लांट में आप ग्रोथ चूँकि ज़मीन के अंदर तो तुम देख नहीं सकते हो। तुम देख कहाँ सकते हो? तो तुम देख सकते हो कोई भी तुम्हारे घर में अगर फूल लगा है या कोई भी प्लांट है, छोटा-सा पौधा, अब आम के पेड़ पर तो चढ़ कर के नहीं देखिएगा। तो कोई भी छोटा-सा जो पौधा है, उसको गौर से देखिए, तो उसका जो सबसे ऊपर का जो टिप होता है, तना का जो सबसे ऊपर का टिप, वहाँ पर देखिएगा कि वो बहुत ही मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है और वो बड़ा तेज़ी से बढ़ते रहता है। आज अगर नापोगे तो आज इतना बड़ा तो कल थोड़ा-सा वो बढ़ जाएगा, यानी कि निश्चित रूप से वहाँ पर सेल डिवीज़न काफ़ी तेज़ी से हो रहा होता है। तो वो जो क्षेत्र होता है उसी को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक ज़ोन, और इस मेरिस्टेमेटिक ज़ोन में ही पाए जाते हैं जो टिश्यू, उसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यही ग्रोथ, इसी तरह का ग्रोथ एक जगह और होता है प्लांट के केस में, कहाँ? तो रूट में। रूट के केस में जो उसको जो रूट का जो टिप होता है, हाँ? रूट का जो टिप,
जिसको पढ़े थे रूट कैप कहते हैं, तो वो रूट कैप पर भी देखिएगा कि कंटीन्यूअस ग्रोथ वो करते रहता है, नए-नए जगह पर वाटर के खोज में वो बढ़ते रहता है, पानी के या मिनरल्स के खोज में वो आगे की तरफ बढ़ते रहता है, ज़मीन के अंदर, तो वहाँ पर भी वो पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो या तो आप वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ले सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। काहे बेहतर होता है, वो आगे हम लोग बताएँगे क्या कि मेरिस्टेमेटिक कल्चर करके भी एक टॉपिक है आपके पास। तो ये यूज़्ड होता है किसके द्वारा? तो कैलस टिश्यू को रेज़ करने के लिए, यानी कि जो ग्रुप ऑफ कैलस क्या है आगे है, तो कैलस टिश्यू को हम लोग ग्रोथ कराने के लिए, इसके लिए आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या शूट एपेक्स या सीड ये सब चीज़ ज़्यादा बेहतर होता है। आफ्टर दैट कैलस एंड सस्पेंशन कल्चर, कैलस एंड सस्पेंशन कल्चर कहने का मतलब हुआ कि कैलस हम कहेंगे किसको? तो टिश्यू क्या था? टिश्यू था आपका ऑर्गेनाइज्ड सेल। ऑर्गेनाइज्ड सेल का मतलब टिश्यू का अगर डेफिनेशन देखिएगा तो उसको क्या कहते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम स्ट्रक्चर, सेम ओरिजिन, सेम टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट? टिश्यू। लेकिन कैलस जो होता है, तब तो कैलस को भी हम टिश्यू कह सकते हैं, नहीं। कैलस होता है अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल, है ना? पैरेनकाइमेटस सेल यानी कि सेल में सॉरी प्लांट में विभिन्न प्रकार के सेल होते हैं, अलग-अलग तरह के सेल होते हैं, यानी कि उसको टिश्यू ही कहते हैं। वो जो ग्रुप ऑफ जो बनाते हैं टिश्यू, तो वो जो टिश्यू है, उसी टिश्यू का एक पार्ट होता है, एक टाइप होता है पैरेनकाइमा या पैरेनकाइमेटस टिश्यू। ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू की क्वालिटी होती है कि ये लिविंग सेल होते हैं, ठीक है? बाद बाकी जो भी सेल होते हैं, वो ज़्यादातर डेड हो जाते हैं। तो ये लिविंग सेल होते हैं और इनमें कंटीन्यूअस ग्रोथ करने की बहुत क्षमता होती है, यानी कि ये जनरली मेरिस्टेमेटिक ज़ोन में पाए जाते हैं। उसी को अलग-अलग जगहों से ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू जो कि लूज़ली अरेंज्ड है, इसमें चूँकि यह ग्रोथ कर रहा है काफ़ी तेज़ी से तो एकदम कॉम्पैक्टली तो पैक्ड होगा नहीं। यह इसमें थोड़ा-सा स्पेस होता है, इसीलिए इसको कहा गया कि यह लूज़ली अरेंज्ड होता है, जो आपको पेरेंट टिश्यू से ही डेवलप करता है। चूँकि यह लूज़ली है, काफ़ी ज़्यादा इसमें मास ऑफ सेल है, अलग-अलग तरह के सेल हैं, विभिन्न प्रकार के। तो ये जो अलग-अलग तरह के सेल हैं, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि चूँकि जो भी प्लांट को आपको रेज़ करना है, वो सेल अपने आप को प्रोलिफरेट कर लेगा। प्रोलिफरेट का मतलब कि वो विभिन्न प्रकार के कामों को करने के लिए अलग-अलग तरह से अपने आप को डेवलप करवा लेगा, अलग-अलग तरह के सेल को। ये एक फ़ायदा है। मगर एक्सप्लांट को क्या करना है? एक्सप्लांट को आपको उस स्टेराइल मीडियम जो ऊपर में आपने जो मीडियम को तैयार किया, उस मीडियम में इस एक्सप्लांट को अब डाल देना है। या नहीं तो क्या कर सकते हैं कि इसको आप सिंगल सेल एक उसमें से एक सेल को निकाल करके आप उसको सस्पेंशन कल्चर में भी डाल करके छोड़ देना है ताकि यह डिवीजन को अपने आप को डिवाइड कर सके, डिवीजन कर सके। सस्पेंशन किसको कहते हैं? बाज़ार में जाते हैं दवा लेने के लिए कोई अगर सिरप तो 2 तरह का सिरप आता है, एक जिसको तुम सिरप कहते हो, ठीक है? और एक होता है जिसको हम सस्पेंशन कहते हैं। कभी आप गौर कीजिएगा जो सस्पेंशन जो होते हैं, उसको अगर आप हिलाइएगा, उसको उसको वो शीशी पर लिखा रहता है उस बोतल पर कि इसको शेक वेल बिफोर यूज़ यानी कि यूज़ करने से पहले इसको बढ़िया से हिला लें। तो हिलाने का मतलब क्या है कि वो एक सस्पेंशन है, उसमें जो कुछ भी इंग्रीडिएंट मिला हुआ है, जो कुछ भी इंग्रीडिएंट मिला हुआ है, वो नीचे बैठा रहता है। तो अगर आप उसको बिना हिलाए, बिना मिलाए अगर ले लिए, तो पूरा का पूरा जो इंग्रीडिएंट है वो आपके बॉडी को नहीं मिल पाएगा, इसीलिए उसको हिला लेना ज़रूरी पड़ता है। यानी कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल पानी में अगर है, तैरता हुआ, तो उसी को कहा जाता है सस्पेंशन, ठीक है? वो भी एक तरह का लिक्विड ही होता है। टिश्यू कल्चर आपका मरे नहीं, उससे बचने के लिए टिश्यू कल्चर को मरने से बचने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? सेल और टिश्यू को कंटीन्यूअस आपको नए-नए तरह के कल्चर मीडियम यानी कि होगा वही कल्चर मीडियम, लेकिन कल्चर मीडियम पुराना ना होने पाए, बराबर बदलना पड़ता है। जैसे मनी प्लांट लगाते हो, तो मनी प्लांट को क्या करते हो कि डाल करके छोड़ दिए सालों भर? जी नहीं, कंटीन्यूअसली उसका पानी को बदलते रहना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से आपका टिश्यू कल्चर में टिश्यू या सेल का डेथ ना हो, उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम के रूप में इसको लगातार बदलना पड़ रहा है। तो अब क्या कीजिएगा तो उसी में उसी जिस वेसल में या जिस बर्तन में आपने करवा रहा है टिश्यू कल्चर जो आप कर रहे हैं, उसी में तो नहीं दोबारा से फिर उसी मीडियम को डाल दीजिएगा या नया मीडियम को डाल दीजिएगा, उस वेसल को चेंज कीजिएगा। तो जो शिफ्टिंग जो होगा नए वेसल्स में कल्चर मीडियम का, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं सब कल्चरिंग।
अगला है मेरिस्टेमेटिक कल्चर या मेरिस्टेम कल्चर। तो अभी तो हम आपको बता दिए कि मेरिस्टेम किसको कहते हैं या वहाँ पर मौजूद जो टिश्यूज़ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ठीक? लेकिन सबसे पहले जो शूट मेरिस्टेम जो पहले से मौजूद है किसी प्लांट में, यानी कि किसी भी स्टेम का सबसे ऊपर का हिस्सा जिसको हम शूट मेरिस्टेम कहते हैं। जो पहले से जो शूट मेरिस्टेम जो होता है, वो कहाँ मिलेगा हमको? शूट के टिप पर मिलेगा, यानी कि किसी भी तना के सबसे ऊपरी छोर पर मिलेगा। ये आपको जो हम लेंगे अगर एक्सप्लांट के रूप में, ये आपको यूज़्ड होते हैं, इसके द्वारा आप सूट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, नए तरह के सूट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यह जो सूट एपेक्स के मेरिस्टेम को लेकर के एक्सप्लांट के रूप में और उससे जो नए तरह के सूट को जो डेवलप कराया गया, इसी को कहा जाता है मेरिस्टेम कल्चर टेक्निक। जनरली सूट टिप जो होते हैं, वो एक नोडल सेगमेंट है, बहुत ही अच्छा एक टुकड़ा माना गया है और यह एक्सप्लांट के रूप में इसका बहुत बृहत पैमाने पर यूज़ होता है, ठीक? और ये इसका बहुत बृहद पैमाने पर इसलिए यूज़ क्यों होता है वो आपको यूज़ ऑफ मेरिस्टेम कल्चर में देखिएगा। इसमें ये जो है सो मल्टीपल शूट फॉर्मेशन में यह मदद करता है काफ़ी तेज़ी से, चूँकि डिवीज़न काफ़ी तेज़ी से हो रहा होता है, तो यह काफ़ी तेज़ी से आपको विभिन्न प्रकार के शूट का फॉर्मेशन हर एक एक्सप्लांट से आप डेवलप करवा सकते हैं। और जब इस शूट को डेवलप करवाए, तो एक नियत जो इसका साइज़ है, यानी कि 2 से 3 सेंटीमीटर का जब इसका साइज़ हो जाए, तो तब इसको वहाँ से उस कल्चर मीडियम से उसको निकाल लिया जाता है और किसी दूसरे जगह कल्चर मीडियम से निकाल करके और दूसरे जगह जो है सो इसको किसी फील्ड में इसको लगा दिया जाता है। मेरिस्टेम कल्चर का यूज़ क्या है? क्या कहाँ हम लोग प्रयोग करते हैं? तो रैपिड क्लोनल मल्टिप्लिकेशन, यानी कि अभी बताए कि वहाँ से आम का बीज लेके आए और यहाँ लगाए, जो आम हमको मिला वो क्लोन नहीं होगा, उसी आम के जैसा हमको आम नहीं मिलेगा। नो डाउट अच्छा भी मिल सकता है, लेकिन अच्छा मिलने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर आपका क्लोन का मतलब होता है जस्ट डुप्लीकेट, जस्ट लाइक ज़ेरॉक्स कॉपी, है ना? और ज़ेरॉक्स भी कैसा? ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, पूरा का पूरा कलर्ड, है ना? तो जो ज़ेरॉक्स होता है सेम टू सेम, अगर कलर्ड ज़ेरॉक्स कर दिया जाए, तो आप बाइफरकेट नहीं कर सकते हैं कि कौन असली है और कौन नकली है, कौन डुप्लीकेट है। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर आप मेरिस्टेम कल्चर करेंगे, ये भी एक तरह का टिश्यू कल्चर ही है, जो कि मेरिस्टेम इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ टिश्यू। तो मेरिस्टेम कल्चर जो होता है, इसके द्वारा आप क्लोनल मल्टिप्लिकेशन काफ़ी तेज़ी से कर सकते हैं। यानी कि एक प्लांट्स का अगर हमको दूसरा रूप बनाना है, तो अब उसका हमको करेंगे अगर हम दूसरे तरीके से तो काफ़ी समय लगेगा। लेकिन इसके द्वारा आप काफ़ी तेज़ी से और ज़्यादा संख्या में एक ही तरह के प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ-साथ ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप जो है सो वायरस फ्री प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। कैसे? देखिए, मेरिस्टेम जो है, मेरिस्टेम काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है। अगर किसी प्लांट पर कोई खास तरह का डिज़ीज़ होगा, तो वो डिज़ीज़ उस प्लांट पर होगा, लेकिन जब तक वो मेरिस्टेम को अफ़ेक्ट करेगा, तब तक वो मेरिस्टेम बढ़ गया रहेगा। तो इस कारण से उस प्लांट पर अगर डिजीज़ है भी, किसी तरह का कोई बीमारी अगर है भी, लेकिन वो क्या करेगा मेरिस्टेम को अफ़ेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जितना तेज़ी से कोई माइक्रोब्स अपने आप को ग्रो कराता है इन्फेक्शन के लिए, उससे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से यह मेरिस्टेम अपने आप को डिवाइड कर लेता है। तो आप अगर उसको ले लेंगे, तो वहाँ पर आपको ये इस तरह का वायरस या किसी तरीके का जर्म्स के मिलने की संभावना कम होगा। किसी भी प्लांट में बेसिकली अगर उसका जर्म प्लाज़्म हो गया कि कहेंगे कि एक तरीके से एक ऐसा चीज़, एक ऐसा फ्लूइड पदार्थ, उस प्लांट का ऐसा वस्तु जिससे कि हम नए तरह के प्लांट को डेवलप करा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ जर्म प्लांट। तो यह जो जर्म प्लांट का कंज़र्वेशन भी किया जा सकता है इसी के द्वारा। हो सकता है कि वो प्लांट अगर एक्सटिंक्ट कर रहा है, विलुप्त हो रहा है, वो प्लांट अब आगे नहीं हो पाएगा, ये प्लांट अगर खत्म हो जाएगा, तो हम उसका जर्म प्लांट को कलेक्ट करके अगर प्रिज़र्व कर लेंगे, तो फॉर फ्यूचर के लिए वो प्लांट सेफ हो जाएगा। इसके साथ-साथ ट्रांसजेनिक प्लांट, जैसा प्लांट मेरे पास है, उसी के जैसा एक दूसरे प्लांट को डेवलप कराने के लिए यह चीज़ बहुत ही उपयोगी चीज़ होगा, आपका मेरिस्टेम कल्चर। नेक्स्ट है एम्ब्रियो कल्चर, ये आपका नेक्स्ट और लास्ट क्लास होगा। मंडे को आपका यह चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ऑब्जेक्टिव अगर जाएँगे तो काइंडली आप उसको भेज दीजिएगा हम लोगों के पास, ठीक है? और इसके साथ-साथ यहाँ पर यह चैप्टर आपका मतलब चैप्टर तो अभी नहीं खत्म हुआ है, चैप्टर 1 दिन बाद और 1 दिन और चलेगा, है ना? और अब अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई चीज़ समझ में ना आए, तो एक-एक करके आप पूछ सकते हैं।
बोलो किसको प्रॉब्लम? देखो, तुमको तो यह बात बता दिए कि जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो सेल का बना होगा, है ना? अगर किसी सेल में यह क्षमता हो, खास करके सोमैटिक सेल किसको बोले थे? सोमैटिक सेल बोले अदर देन द रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़कर जितने भी सेल हैं, उसको सोमैटिक सेल कहते हैं। अगर सोमैटिक सेल की यह जो क्षमता होती है कि वो एक नए तरह के प्लांट को डेवलप करावे, उसी को कहा जाता है सेलुलर टोटिपोटेंसी। इसको दिए थे एफसी स्टीवार्ट 1960 ईस्वी में। मतलब एक एक किसी कोई भी सेल से नए तरह के प्लांट को डेवलप कराने की जो क्षमता होती है, उसी को कहते हैं सेलुलर टोटिपोटेंसी। नए कंप्लीट प्लांट का डेवलपमेंट। सॉरी 1950 में दी। बिल्कुल, बिल्कुल। पावर ऑफ हाइड्रोजन ही कहते हैं। कितना होता है 1 से 7 में क्या होगा? एसिडिक की बेसिक? 1 टू 7 क्या होता है? न्यूट्रल। हाँ, 7 से नीचे रहेगा तो क्षारीय और ऊपर रहेगा तो अम्लीय। चलो मालूम था। हम जानबूझ के ये बात नहीं बताए थे तो। बोलो। और तो हाँ, हाँ क्षारीय। हीरे गोपाल, आज लेट कर दिया खाने में। अच्छा, अच्छा। पहले टेस्ट दोगे ना? ठीक है, 10 बजे दे देना, नहीं तो छूटेगा तो छूट जाएगा। हाँ, बोलिए। कोई प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम? किसी को नहीं प्रॉब्लम है? बारी-बारी से पूछते हैं। हाँ, बोलो। एसेप्टिक कंडीशन मतलब ऐसा कंडीशन रखना है कि उसमें किसी तरीके का कोई माइक्रोब ग्रोथ ना करे। हाँ, कोई दूसरे तरह का माइक्रोब ग्रो ना करे। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, तो क्या करता है? सबसे पहले उस ऑपरेशन थिएटर को बढ़िया से फिनाइल से साफ किया जाता है, उसके बाद उसको स्प्रे किया जाता है, या छोड़ो उस डॉक्टर के पास काहे ला जाओगे, बड़ी दूर हो जाता है। अभी एक जो कोरोना चल रहा है ना, तो हम लोगों को क्या कहा गया है कि बार-बार साबुन से हाथ धोइए, अगर साबुन अवेलेबल नहीं है, तो सैनिटाइज़र से अपने हाथों को लगाते रहिए। तो क्या करते हैं, हाथ पर जो कुछ भी माइक्रोब्स आ गया है, वही कोरोना वायरस, तो उसको मारने के लिए हम लोग उस सैनिटाइज़र को यूज़ करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो कल्चर मीडियम आप तैयार कर रहे हैं, उस कल्चर मीडियम में कोई माइक्रोब्स ना ग्रो करे, इसका भी ख्याल रखना है। तो यह जो ना ग्रो करे यानी कि उस माइक्रोब्स को, यानी कि माइक्रोब्स फ्री, कल्चर मीडियम को माइक्रोब्स फ्री रखने की जो चीज़ है, वस्तु है या जो घटना है, उसी को इवेंट को कहा जाता है एसेप्टिक कंडीशन, यानी कि वो व्यवस्था। और और अगर 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 बाबू अगर जो है सो एक तरीके से समझ लो कि समुद्री घास है ना? समुद्र में पाया जाने वाला एक तरह का घास है और यह एल्गी होता है, एल्गी की प्रजाति है। तो एल्गी में विभिन्न प्रकार का प्रजाति होता है। एक होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, एक होता है ब्लू एल्गी, एक होता है रेड एल्गी। यह रेड एल्गी की प्रजाति है, रेड एल्गी से एक चीज़ निकलता है, उसका पॉलीसेकेराइड को जो निकाला जाता है, वही पॉलीसेकेराइड को हम लोग अगर कहते हैं। तो बेसिकली हमको मिला किससे? रेड एल्गी से मिला। तो रेड एल्गी से यह मिलता है और यह एक तरीके का पॉलीसेकेराइड होता है, जो आपको बेसिकली यूज़ किया जाता है मीडियम को सॉलिडिफाई करने में। अगर मीडियम काफ़ी ज़्यादा ढीला हो गया, है ना? तो उसको हम दोबारा ऊपर से मिला देते हैं, तो वो मीडियम थोड़ा-सा सॉलिड हो जाता है। अब आपको कोई प्लांट को ग्रो कराना है और आपको मीडियम चाहिए जो सॉलिड मीडियम होना चाहिए। तो उस मीडियम को हम कैसे सॉलिड कर लेंगे? तो सॉलिड करने के लिए आपको यहाँ पर अगर की ज़रूरत पड़ेगी और यह अगर हमको एक तरह का समुद्री घास जिसको सीवीड कहते हैं, उससे प्राप्त होता है जो कि रेड एल्गी होता है। और कोई क्वेश्चन है? हो गया? सभी को हो गया? नैन्सी कोई दिक्कत? विकास, बोलो। कोई दिक्कत नहीं है?
ओके, पुनीता कोई प्रॉब्लम है? विक्की कोई प्रॉब्लम? हर दिन तो बोलिए दिया। सुनीता कोई प्रॉब्लम है? लखिंदर वीडियो देख लिया? शशि रंजन कोई दिक्कत? अंजलि, सोनी, देखिए एक चीज है, देख रहे हैं आप लोग टोटल इनरोल्ड 22 और रहते हैं कभी 15 गो तो कभी 16 गो तो कभी 17 गो, बाद बाकी सब कहाँ चला जाता है जी? बहुत गड़बड़ बात है। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्लास और विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज टेस्ट। याद रखिएगा 10 से 11। 10 ध्यान से सुन लो। हैं? टाइम चेंज के लिए आपको ग्रुप में डिस्कशन करो, टाइम आगे बढ़ेगा पीछे नहीं होगा। अरे अभी सुनो ना गोपाल, सबका रोजा रोजा चल रहा है, ईद के बाद देखेंगे। सुनो ना, ग्रुप में डिस्कशन कर देते हैं, टाइम चेंज करने के लिए बोलोगे तो टाइम चेंज कर देंगे, लेकिन कल का जो शेड्यूल है टेस्ट का वो 10 बजे ही है, 10 से 11 तक ही आपका टेस्ट पेपर खुला रहेगा। उसमें अपना टेस्ट दे लीजिएगा, तो समय से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 30 को क्वेश्चन बनाना है, थोड़ा सा समय लग जाएगा काफी। ठीक है, तो आप इसको कोशिश कीजिएगा कि समय से उसको खोल करके अपना आप टेस्ट दे लें। हम तो बाद में सबका रिजल्ट देख लेंगे, ठीक है? और उसमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन टेस्ट दिया और कौन टेस्ट नहीं दिया। चलो ओके, थैंक यू। मीटिंग क्लोज करते हैं।